हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रमोद कुमार सिंह आइडियल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जैसे ऐतिहासिक स्रोत हो गया, पाषाण युग, हड़प्पा काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक संस्कृति तथा दर्शन का हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। सॉरी, नक्श ए रुस्तम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो नक्श ए रुस्तम अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ है ईरान से। नक्श ए रुस्तम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा ईरान। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित है। तो इसमें जो है इसमें दिव्यावदान जो है, दिव्यावदान वह बौद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में रचित है। फोगुओजी किसकी रचना है। फोगुओजी जो है वो फोगुओजी फाहियान की रचना है। तो ये दोनों में देख रहे हैं कि जो फ है इसमें भी फ है उसमें भी फ है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं रिलेट करके। फोगुओजी किसकी रचना है, तो फोगुओजी जो है वो फाहियान की रचना है। भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर हमारा राइट आंसर जाएगा। भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आप गेस कीजिए कौन सा होगा। तो आपका इसका आंसर होता है भीमबेटका। भीमबेटका जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है। तो महापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। महापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा गया है। तो इसमें से किसी को नहीं कहा गया है। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वह इनमें से कोई नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा गया है। तो इसको मोहनजोदड़ो को कहा गया है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य का जो साक्ष्य है किस स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा, जो कि बी ऑप्शन पर है। इसका आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे बनी होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो हैं वो सेल खड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में R37 क्या था। तो R37 जो था, आप क्या इसका क्या केस कर सकते हैं। आप लगाइएगा R37 तो राखी गढ़ी से प्राप्त नरकंकाल को दिया गया नाम, जी नहीं। इसका आंसर होगा हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी पर है, R37 में जो संदर्भ है हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है वो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो लोथल को हम किसके साथ मिलान करेंगे।
लोथल को हम गोदीवाड़ा के साथ मिलान करेंगे। कालीबंगा, कालीबंगा को हम लोग मिलान करेंगे जूते हुए खेत। धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है। इस तरह से जो हमारा आंसर हो रहा है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी पर है। सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का कुल क्षेत्रफल 1.8 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? तो निम्नलिखित में जो हड़प्पाई नगर है वह है धौलागिरा जो है 3 भागों में विभक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। जब बगल सूची 2 में इसकी अवस्थिति राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र दिया गया है। तो हम लोग इसको मिलान करेंगे। इसका जो आंसर मांडा, मांडा जो है महाराष्ट्र में है। मांडा कहाँ है? तो सॉरी, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। मांडा का जो आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। और दैमाबाद जो है वह महाराष्ट्र में है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। यानी कि मांडा, जम्मू कश्मीर 3। तो इसका आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 जो ऑप्शन नंबर सी पर है। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो इसमें जो था, इसमें 2 जो थे, इस ऑप्शन के अनुसार 2 ऐसे जगह थे जो कि बंदरगाह का नगर था। और इसका ऑप्शन नंबर सी और डी है, सूतकांगेंडोर और लोथल। अतः इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत फिरोजा एवं टीन धातुओं का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत फिरोजा एवं टीन धातुओं का आयात जो है वह किया जाता था ईरान से, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। तो फिरोजा एवं टीन धातुओं का जो आयात था वो कहाँ से किया जाता था? तो ईरान से किया जाता। आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब होता है कि बेचना। अब हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 जो कहता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रण नहीं किया गया है? तो हाथी का किया गया है, गैंडा का किया गया है, बाघ का किया गया है, लेकिन गाय का जो है कहीं चित्रण देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से हड़प्पा के जो संस्कृति पाई गई है तो मुहरों और टेराकोटा पर गाय का चित्रण देखने को नहीं मिलता है। दसराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो दसराज जो युद्ध था वह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज्य जो युद्ध था वो रावी नदी के तट पर था। ऋग्वैदिक काल में कितने मंडल और सूक्तों विभक्त है? तो ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वैदिक जो है कुल कितने मंडल एवं सूक्तों विभक्त है? तो यह है 10 मंडल और 10-28 सूक्त में विभक्त है। 10 मंडल और 10-28 सूक्त में विभक्त है। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रायः किसका प्रयोग किया जाता था? तो चूंकि आज के जैसा वो समाज नहीं था, उस समय ऋग्वैदिक काल में जो विनिमय जो है, आदान प्रदान, लेन देन जो है वह गाय के रूप में किया जाता था। लोग गाय देते थे और बदले में उसके बदले दूसरा सामान लेते थे। लगभग 1400 ईसा पूर्व को बोगाज कोई अभिलेख, जिसमें ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बोगाज कोई जो अभिलेख है वह है तुर्की से प्राप्त हुआ है। बोगाज कोई अभिलेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो गायत्री, इसमें आपको शब्द से ही ट्रिक हम बता देंगे। गायत्री, त्रि है ना, तो त्रि का मतलब होता है तृतीय। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में, गायत्री और ऋग्वेद के तृतीय। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः वनस्पति देवता को समर्पित है? तो इसका जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः वनस्पति देवता को समर्पित। ऋग्वेद में अग्नि देवता की चर्चा कितनी बार हुई है? तो अग्नि देवता की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार हुई है। निम्नलिखित में कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। इसमें ऋग्वेद शामिल है, यजुर्वेद शामिल है, सामवेद शामिल है, लेकिन अथर्ववेद शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते है, और वह शब्द कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल इजी सवाल है। और सत्यमेव जयते आप जानते हैं कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जय होता है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? कि सत्य का विजय होता है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस ग्रंथ में
वैदिक कालीन संस्थाओं, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। तो यह इसका आंसर आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा संस्थाओं के सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों को तुलना किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक देवता नैतिक आचरण नियामक माना गया है। तो निम्नलिखित में जो नैतिक आचरण का जो देवता है वह माना गया है वरुण को। वरुण को नैतिक आचरणों का नियामक माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण है। किस उपनिषद में त्रिमूर्ति की अवधारणा तथा चातुर आश्रम का उल्लेख किया गया है। त्रिमूर्ति की अवधारणा और चातुर आश्रम का जो उल्लेख मिलता है वो हमारे मिलता है मैत्रायणी में। जो ऑप्शन नंबर ए है मैत्रायणी में इसका उल्लेख मिलता है। त्रिमूर्ति की अवधारणा और चातुर आश्रम। चातुर आश्रम में के अंतर्गत कौन कौन से आता है, तो आप जानते हैं कि इसमें 4 आश्रम आते हैं, गृहाश्रम, इस तरह से करके 4 है। निम्न कौन सा वैदिक ग्रंथ चंपू शैली में रचित है। तो चंपू शैली में जो रचित है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वह चंपू शैली में रचित है। यजुर्वेद जो है वह चंपू शैली में रचित है। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। सामवेद का जो गायन करते हैं उन पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो उन पुरोहित को कहा जाता था उद्गाता। आप कैसे, गान करने वाला यानी गाता, जो गाता है जो गायन करेगा उसको क्या कहते हैं, गाता, यानी कि उद्गाता। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, उद्गाता। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापकों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापकों को क्या कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था। देखिए उपाध्याय, इसमें आ रहा है अध्याय, उप अध्याय, यानी अध्याय को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो वेद वेदांग को पढ़ने वाले अध्यापकों को क्या कहते थे, उपाध्याय कहते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, वैदिक कालीन नदी सदानीरा की समानता आधुनिक युग के किस नदी से स्थापित की जाती है। तो सदानीरा का मतलब होता है सदा नीरा, सदा नीर मतलब जल होता है, यानी सदा जल रहने वाली नदी। किस नदी को कहा गया है कि सदानीरा है। तो इसमें तो ऑप्शन वो है नहीं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी उस गंडक नदी को सदानीरा कहा गया है क्योंकि गंडक नदी में सदैव पानी रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखेंगे। भारतीय संस्कृति के अंदर ऋतु का क्या अर्थ है, रीत का क्या अर्थ है। भारतीय संस्कृति में रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। रीत का क्या अर्थ होता है, प्राकृतिक नियम। आर्य शब्द से क्या इंगित होता है, तो श्रेष्ठ वंश। आर्य जो है ऐसा शब्द है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ वंश, और आर्य अपने को श्रेष्ठ समझते थे, तो आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ वंश। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस ग्रंथ से चलता है। तो यज्ञ, य से यज्ञ और य से यजुर्वेद। य इस शब्द में भी है, इस शब्द में है, दोनों में है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान का पता चलता है वह यजुर्वेद से चलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।